चलो चढ़ने लग पढ़ाई से लिखा। हाँ हाँ। चैप्टर 19। Of offense relating to documents and to property marks. सॉरी 18। दो, दो चैप्टर बचे हुए थे, इसी को आज फिनिश करना है ताकि ये आपका बीएनएस समाप्त हो जाए। तो इसमें दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों, दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। चैप्टर 18 सेक्शन 335 टू कहाँ तक गया है? 15 यानी 50, 350। दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। दिख रहा है, उससे समझ में आ रहा होगा। इनमें दो पार्ट बन रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्राइजिंग सेक्शन 335 टू 334, वो सॉरी 344, यानी 335 से 344, डील विद फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंट। सेकेंड पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 345 टू 50 relate to offense against property marks and other marks। ठीक है। तो इसमें जो पहली बात है 335 में फोर्जरी जो होती है, इसमें कपट भी होता है और बेईमानी भी होता है। ठीक है, दोनों इन्वॉल्व हैं। तो जब दोनों चीज इन्वॉल्व होती है तो उसमें कुछ भी आप कर सकते हो भाई। आप मिथ्या दस्तावेज भी बना सकते हो, है ना। दस्तावेज अच्छे बने बनाए रखे हुए उनके साथ टेम्परिंग कर सकते हो, है ना। क्योंकि अब आपको कपट करना है, आपको बेईमानी करनी है, तो कुछ भी आप कर सकते हो। तो पहले ये है कि पहले तो ये होता है कि दोनों चीजें समझ लेना। पहले में ये है कि हमें कोई चीज मेक करनी है, हमको मेक मेक मतलब बनाना है, फॉर्म करना है उसको। जैसे मान लो अभी कहा जाए कि कोई एक मिथ्या दस्तावेज रचिए, कोई एक मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, कोई एक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है। जैसे मान लो आप क्लर्क हो, ठीक है। आपका कोई रिश्तेदार जेल में बंद है। अब आपको ये लग रहा है कि बेल नहीं हो पाएगी। जज साहब सुन नहीं रहे हैं। आपने क्या क्या फर्जी जमानत का, एक मिनट रुकना, रिकॉर्ड नहीं हो रही क्या? फर्जी आपने
एक परवाना बनाया जमानत का, उसको कोर्ट में आपने वो जेल में भेज दिया, हो गई, छूट के आ गया। बाद में पता चला कि जज साहब ने तो जमानत लिया ही नहीं, तो आपने क्या किया, मिथ्या दस्तावेज रचा। उसी तरह जैसे आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें बीच में कटिंग करके असली चीज को निकाल देना, नकली चीज को भर देना, या कोई फर्जी चीज है उसको किसी के साथ चिपका देना। जैसे आलू से सोना बनाना, बात किसकी थी, किसकी थी बात, आलू से सोना बनेगा, एक तरफ आलू डालिए, दूसरी तरफ सोना निकले, किसने कहा था। देखो अब सब लोग यहाँ पे राहुल गांधी बोल रहे हैं, इसका मतलब आप भी फॉल्स एविडेंस के शिकार हो गए हो, है ना। वो मोदी जी ने कहा था और उसको चिपका दिया गया राहुल गांधी के साथ एडिट करके, और उसी में उसको पप्पू कह दिया गया बेचारे को, पूरा हंगामा हो गया। तो ये प्रचार की शक्ति होती है। अभी आपको कहें कि पागल हो पागल हो पागल हो, क्लास में 10 बार आपको बोले कि पागल हो, आप एक बार जरूर विचार करो कि सच में मैं पागल हूं क्या। आप एक बार जरूर विचार करो कि मैं सच में पागल हूं क्या मैं। वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। प्रचार वगैरह में देखते हो, प्रचार में महिलाएं ही क्यों आती, पुरुष क्यों नहीं आते, बोलो क्यों, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो एनीवे, तो यहाँ पे 335 में मिथ्या दस्तावेज रचना, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए आज मैं आपको एक बहुत वैसी जो बेयर एक्ट में आप लोग फंसते हो, तो कभी कभी देखो एलिमेंट्स नहीं याद होते, या कभी कभी डिक्टो हमको बेयर एक्ट भी नहीं याद होता, नहीं याद होता, सच बात जो है, रटो के भूल जाएगा। तो करना क्या होता है कि बेयर एक्ट में जो बातें लिखी होती हैं, अगर वो मान लो पॉइंट वाइज लिखी हैं तो अच्छी बात है, जैसे अभी इसमें हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर पॉइंट वाइज नहीं लिखी हुई है, प्लेंट में लिखी हुई, जैसे सेक्शन 4 BS से, है ना, तो अब उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो एलिमेंट्स चिन्हित करना होता है, यानी वो टर्म्स आपको चिन्हित करना होता है कि इसमें यही अगर सवाल बनेगा तो वही बनेगा, उसके अलावा कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक, तो इसमें देखिएगा, कहता है कि अ पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। दो बातें करता है, कौन कौन सी, किसकी किसकी बात करता है, यानी कि मिथ्या दस्तावेज और मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की भी बात हो रही है और दस्तावेज की बात भी हो रही है। ठीक है, फिर कहता है कि जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण तरीके से, यानी कि हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, क्या नंबर 1, किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को, समझना, ओवरऑल या उसके किसी पार्ट, क्या क्या करता है, रचित करता है, रचना करता है, हस्ताक्षरित करता है, मुद्रांकित करता है, निष्पादित करता है। 4 बातें हैं, मेक, साइन, सील, एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट्स, पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स। यानी कि मेक्स यानी बनाना, साइन करना, सील लगाना, एग्जीक्यूट करना। ठीक, तभी तो परफेक्ट होगा। जैसे हमने कहा कि अभी आपने अपने रिश्तेदार को छुड़ाने के लिए परवाना बनाया, अब उसमें अगर साइन ना हो, सील लगी हो लेकिन साइन ना हो, तो क्या वो हो जाएगा, नहीं हो। साइन हो लेकिन सील ना हो तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे चारों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज, हाँ, सील मतलब मोहर। ठीक, ठीक, ये 4 बातें है ना, समझ में आई ना। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को रचित या पारेषित करना। पारेषित मतलब समझ रहे हो ना,
भेज यार जरा, उसका वीडियो ऑडियो भेज, तो क्या है बस सुनूं तो मैं। मेक और ट्रांसमिट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर पार्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ट्रांसमिट मतलब समझ रहे हो ना, पारेषित मतलब क्या होता है, ब्लूटूथ से इसका उसके उसका उसके क्या करते हो, पारिस्थिति तो करते हो, ट्रांसमिट करते हो, इसका मैटर उसमें उसका मैटर उसमें, व्हाट्सएप के माध्यम से ट्रांसमिट ही तो होता है। तो ये करना, ये करना मतलब ये कूट रचना नहीं है, उसको काट छांट के करना। जैसे मान लो हमको रिमिक्सिंग नहीं आती, हमने आपको भेजा, हमने कहा यार इसको बना के भेज दो, है ना, फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो तीसरी बात, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करता है, इलेक्ट्रॉनिक साइन, जो डिजिटल साइन होती है आजकल, डिजिटल साइन। आप लोग फॉर्म पे करते हो, फॉर्म भरते वक्त डिजिटल साइन करते हो ना, फॉर्म भरते हो कैसे, ऐसे कर देते हो, फिर वो उसको स्कैन कर लेता है, स्कैन करके चला जाता है, उसमें डिजिटल साइन होगा, कोई करता है। फिर किसी दस्तावेज के निष्पादन का या ऐसे व्यक्ति या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की अधिप्रामाणिकता का द्योतन करने वाला कोई चिन्ह लगाता है। affix any electronic signature or any electronic record, make any marks denoting the execution of a documents or the authenticity of the electronic signature। जैसे होता है ना कि कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर देख लेना उसमें ये मार्क्स लगाओ तो समझ लेना ओरिजिनल है, नहीं तो ये फर्जी है। तो अगर उसमें जैसे स्पेसिमेन होता है ना किसी भी अधिकारी का या किसी उसका, तो वो अगर स्पेसिमैन की जो साइन होती है, मतलब वो मोहर होती है, अगर वो लगी है तो समझ लेना ओरिजिनल है। लेकिन अगर साइन ही बनी है, मोहर नहीं लगी हुई है, तो समझ लेना फर्जी है। तो जो डिजिटल कभी आपने ऑर्डर वगैरह डाउनलोड किया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें नीचे लिख के आ जाता है इंस्ट्रक्शन कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है अथेंटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि वो प्रमाणित नहीं होता है, उसको निकलवाइए फिर सर्टिफाइड करवाइए जाके, तब उसकी अथेंटिसिटी होगी। लेकिन वो आपके काम के लिए यूज हो सकता है कि आप दिखा सकते हो कि साहब ये देखिए ऑर्डर आ चुका है। लेकिन अगर उसी उसी ऑर्डर पे आपको अपील करना हो तो आप अपील नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या कराना होगा, सर्टिफाइड कॉपी देनी होगी। ठीक है। तो अगर कोई चीज ऐसा लास्ट में किसी दस्तावेज के निष्पादन का या ऐसे व्यक्ति या इलेक्ट्रॉनिक कोई चिन्ह लगाता है, जैसे मान लो हमको ये बिल्डिंग कुर्क करनी है, ठीक है, ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया, तो कोर्ट का ऑर्डर निकालेंगे, डाउनलोड करेंगे और लेकर सीधे चले आएंगे क्या, नहीं, उसको एंडोर्स करवाएंगे। एंडोर्स करवाने के बाद उस कोर्ट थाने जाएंगे, थाने में उसको इन्फॉर्म करेंगे, वहां पे उस पर नोटिंग करवाएंगे कि हाँ हमको सूचित किया गया है, क्योंकि हो सकता है बवाल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो उस पर कुछ ना कुछ मार्क्स आपको लगाने होते हैं। तो इस तरह आपने बहुत सी चीज देखा होगा, जैसे आजकल वो जब फर्जी मार्कशीट वगैरह बनने लगी थी, तो वो क्या बोलते हैं उसको, 3D QR, कई स्टेप बदले ना, 3D में आपका वो लोगो लगता था, हाँ होलोग्राम जिसको बोलते हो ना, ताकि फर्जी ना हो सके। तो देखा है ना, तो इस तरह से कोई अगर मार्क्स लगा हुआ है तो मान लेना कि वो सही, ठीक है। और लेकिन नहीं लगा हुआ है, आप लगा के कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आपने मिथ्या सच किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज के भाग, यानी विद द इंटेंशन ऑफ causing it to be believed that such documents are part of documents, electronic record or electronic signature was made, signed, sealed, execution, transmit, affixed by or by the authority of a person to whom or by, नहीं इसको आप लोग पढ़ना है, यानी कि कोई भी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भी तात्विक भाग, तात्विक भाग मतलब समझ रहे हो,
तात्विक भाग, यही चीज आपको आ, तात्विक भाग का मतलब क्या होता है? आ, जो उस डॉक्यूमेंट्स का ऑपरेटिव पार्ट जो होता है, जिस पे हमें गौर करना चाहिए। ठीक। क्योंकि अगर उसी में हम छेड़छाड़ करेंगे तभी उसमें परिवर्तन होगा, बाकी कहीं पे परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल, कि हमारे पिताजी ने कहा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो चारों बेटों में बराबर बटेगी। उन्होंने ये बात का अपना वसीयत कर दी। अब एक भाई ने क्या किया, जिसके पास वो वसीयत दी गई, उसने तीसरे का नाम जो है उसमें खुरच दिया, उसके नाम को उसने डिलीट मार दिया। अब इससे क्या साबित हो रहा है कि तीन ही भाइयों का हिस्सा है ना? तीन ही भाइयों का हिस्सा बचा, एक भाई गया वो। तो अब यहाँ पे इस तरह से अगर कोई चीज की जाती है तो तात्विक पार्ट तो उसका गया ना। तात्विक भाग में परिवर्तन करता या उसके भाग या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं हो, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रचित या निष्पादित किए जाने या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात उसे रद्द करके या अन्यथा विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बेईमानी से या कपट पूर्वक करता है। यानी कि उसमें उसने क्या किया, टेम्परिंग किया, छेड़छाड़ किया और उसको उसने एग्जीक्यूट करा दिया। तो एग्जीक्यूट करा दिया तो बेईमानी हो ही गई। यानी कि गलत दस्तावेज रचकर उसने अपने काम को संपादित करा लिया। ओवरऑल इसका मतलब ये है। ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि जो किसी व्यक्ति द्वारा ये जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को या परिवर्तन के रूप को विकृचित या मत्तता की हालत होने के कारण जान नहीं सकता था या उस प्रवंचना के कारण जो उससे की गई जानता नहीं है, तो उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित, परिवर्तित किया जाना या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर अपने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किया जाना कारित करता। दूसरा पार्ट है कि हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली कॉज एनी पर्सन टू साइन, सील, एग्जीक्यूट और अल्टर अ डॉक्यूमेंट or an electronic record or to affix his electronic signature on any electronic record, knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxication cannot, or that by reason of deception practiced upon him, he does not know the content of the documents or electronic record or the nature of the alteration। क्या मतलब, कहना क्या चाहता है? ये कहना क्या चाहता है? बोलो। हम्म। समझ सकता है। हम्म। वो भी इसमें, हाँ, वो भी मिथ्या उसमें आएगा। आपका दिमागी ताउन सही नहीं है। ताउन मतलब होता हालात। ठीक है। और पड़ोसी जो है, उसने कहा कि चचा ऐसा करो, अपनी प्रॉपर्टियां को लिख दो, चल के ले गए और उसी हालत में उससे साइन वाइन करवा लिए। बहुत से मसले आते हैं जो रजिस्ट्री वगैरह के होते हैं, घर लिखा देते हैं लोग, मकान लिखा लेते हैं, फिर वो सेल डीड जितनी भी होती कैंसिलेशन में जाती। तो मिथ्या दस्तावेज रच के कि साहब इन्होंने हमारे नाम पूरी
प्रॉपर्टी करने के लिए तैयारी कर ली, उन्होंने साइन भी लगा दिया। जाके खड़ा करके रजिस्ट्री ऑफिस में कहा आप बेचना चाहते हो, कहा हाँ बेचना चाहते। अब पहले से क्या प्लानिंग है, क्या सेटिंग है, क्या क्या करके आए। अब उसको बहुत कभी कभी होता है कि जो लोग अनपढ़ होते हैं उनको बताया नहीं जाता और बहुत सी चीज हिडन रखी जाती। जैसे मान लो, इसको ऐसे समझो, पहले जमाने में आज के 20-25 साल पहले गांव में जब लेटर वेटर आया करता था बुजुर्ग लोगों का, तो वो पढ़ाया करते थे, बेटा पढ़ दो जरा ये बेटे का मेरे खत आया है, इसमें क्या लिखा हुआ है ना। तो अब उसको पढ़ते पढ़ते अगर कोई व्यक्ति ये बोल दे कि मम्मी मैं आपको पैसा भेज रहा हूँ और उस पैसे में से जो पढ़ रहा है उस पैसे में से 500 रुपया फला व्यक्ति को दे देना, वो अपना नाम लेके बोल रहा। तो अब वो उनके बेटा कहा है तो 500 रुपया दे दिया। ले बात समझना। तो अब यहाँ पे इसी तरह अगर हमने कहा चलो यार एक वसीयत लिख दो, तो पहले वसीयत ऐसे ही हो जाती थी कि दो लोग बैठ गए गांव में और एक लेखक हो गया, जो बोलता जाता तो लिख। अब अनपढ़ व्यक्ति वो बोल रहा है तो उसका एक फॉर्मेट होता, तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो तो लिखेगा ही लिखेगा। उसने क्या किया कि जिसके नाम लिखना था उसके नाम की जगह उसने अपना नाम लिख दिया। लिखने के बाद सब कुछ साइन वाइन हो गया, चला गया। किसी ने वहां पे पढ़ के सुनाया उनाया नहीं। जबकि उसमें तरीका है कि हर एक गवाह को पढ़कर सुनाया जाए कि इसमें लिखा क्या है। तो अब पढ़ने वाला वही अकेला बंदा, बाकी तीन जो गवाह है वो भी जाहिल है और जो करने वाला वो भी जाहिल है। तो अब वो उसी हिसाब से पढ़ के सुना रहा है, यानी जो नाम खाली रिप्लेस कर रहा है, वो एड्रेस वैड्रेस सब पड़ोसी है तो सब कुछ वही रहेगा, खाली नाम रिप्लेस कर हटा दे रहा है और उनका नाम पढ़ दे रहा है। गवाहों ने साइन कर दिया, उन्होंने साइन कर दिया, मस्त होके वो निकला बढ़िया। कहा अब तो सब मेरा है। जब कुछ दिन बीत गया उसके बाद जब उमर वर गए तभी वसीयत लागू होगी। जब मर गए तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी तो करके गए थे, दो गवाह बैठे देख लो, दोनों पढ़ा लो जिससे पढ़ाना हो। तब गवाह हो सकता है भड़के कि नहीं नहीं वो तो उनके नाम ले दो। उनका पढ़ के सुनाए थे, तुमको नहीं सुने थे क्या, भूल गए हो गया, थोड़ा याद करो। फंस गया नाम, जो आपने साइन किया है अब आप नहीं मुंह नहीं कर सकते आप। तो इस तरह से कूट रचनाएं होती है या इस तरह से फॉल्स डॉक्यूमेंट्स रचे जाते हैं। आ गया समझ में ना कैसे रचा जाता है। सिर्फ पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक है, आजकल लोग बहुत करने लगे हैं। ये जो आप देखो जो इलेक्ट्रॉनिक को पैसा वैसा मार देते हैं, कैसे मार देते हैं, अपनी आइडेंटिटी हिडन तो रखते हैं, पैसा मार देते हैं आपके अकाउंट से पूरा उड़ा देते हैं, है ना। और उसमें कि आपकी बेटी यहाँ पे पुलिस थाने में बैठी हुई है, ये रात के दारू पी के टहल रही थी, पुलिस ने इसको पकड़ लिया है, अगर छुड़ाना है तो इतने 1000 रुपया भेजो नहीं तो उसको हम जेल भेज दे रहे हैं। अब वो इज्जत बचाने के लिए तुरंत ट्रांसफर कर दिए, डिजिटल अरेस्ट जिसको बोलते हो ना। बहुत से ऐसे मामले हुए। लो आप लोग समाज में नहीं रहते हो क्या, समाज में नहीं रहते हो क्या। अब पढ़े लिखे लोग फंस जा रहे हैं बेचारे, क्या करोगे। तुम्हारे साथ भी हुआ है, 7,000 मार दिया तुम्हारा, ठीक हुआ है। कब हुआ था, डिजिटल अरेस्ट हो गई थी। अब काट धमकाया तुमको। हाँ हाँ। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये जो भी है ना, आपके लाइव एक्टिविटीज को वो रीड करता रहता है। आप अभी जाइए किसी भी ज्वेलर की दुकान पे या किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में, जैसे ही वहां से निकलोगे आप, वो सारे एड्स उसके शुरू हो जाएंगे। अरे उसको कैसे पता, तो वो सारा चीज वॉच करता रहता है। इसलिए उसमें कुछ सेटिंग होती है फेसबुक में और जूम में और इंस्टाग्राम में, तो आप बंद कर दो उसको, वो भी लोकेशन शो कर देता है कि कहाँ पे आप हो। चलिए एनीवे, करिए करिए ना करिए ना करिए क्या अब आइए दृष्टांत पे, इलस्ट्रेशन पे आइए। का के पास या द्वारा
खा पर लिखा हुआ 10,000 रुपए का एक प्रत्यय पत्र है। खा से कपट करने के लिए का 10,000 में एक सिफर बढ़ा देता है, शून्य, और उस राशि को 1,00,000 रुपए इस आशय से बना देता है कि खा ये विश्वास कर ले कि या ने वो पत्र ऐसा ही लिखा था। का ने कूट रचना की। ए हैज लेटर ऑफ क्रेडिट अपॉन बी फॉर ₹10,000 written by Z. A, in order to defraud B, adds a cipher to the 10,000 and makes the sum 1,00,000, intending that it may be believed by B that Z so wrote the letter. A has committed forgery. ठीक, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? 10,000 का चेक दिया जाए, उसमें जीरो बढ़ा लो, 1,00,000 रुपये हो जाएगा। 10 गुना बढ़, एक जीरो 10 गुना बढ़ जाओ। 100 रुपया में बढ़ाओगे 10,000 है। वही कह रहा है ना, कि इसीलिए कह रहा है कि जैसे प्लेंट वगैरह जब लिखते हो आप लोग, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब अंक में लिखो तो शब्द में जरूर लिखो, इसीलिए कहा जाता है। तो कुछ जल्दीबाज लोग होते हैं वो नहीं लिखते, या कभी कभी होता है कि आप ब्लैंक चेक दे देते हो, किसी को देते हो ना कि जो जरूरत हो भर लेना, अभी आएगा उसका भी रूल। तो अब जो जरूरत हो आप भर लेना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको हमने कहा कि 10 से 20 हजार, जैसे मान लो ये पूरा कैंपस है और इसके हम संरक्षक है, वार्डन है। हमने एक बंदे को यहाँ पे रखा कि तुम देखभाल करना इसकी। तुमको प्रति 6 माह पे 1 से लेके 20,000 रुपए तक इस इंस्टीट्यूट पे खर्च करने का अधिकार है, और इसके लिए हम आपको चेक दे दें। ठीक है, हमने संस्था के नाम से काट के उसको चेक दे दिया। ठीक है, क्योंकि अब हो सकता है कभी 2,000 काम हो, कभी 3,000 का हो, कभी 4,000 का हो, तो हमने उसको 4-5 चेक दे दिया। लेकिन उसको हमने अमाउंट बताया नो मोर देन 20,000, 20,000 से ज्यादा आप नहीं खर्च कर सकते। अब उसने क्या किया, चूंकि अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, 20,000 से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हो हमारे कार्ड में। अब उसका मन आ गया कि नहीं मुझे फ्रॉड करना है, पूरा पैसा मार देना है। तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल तो काम बढ़िया किया, उसी नियम कानून के तहत चलता रहा। तो जो फ्रॉड करने वाले हैं वो वैसे ही करते हैं। हाँ, तो वैसे ही चलता रहा। उसके बाद जब आखिरी चेक हुआ तो उसने क्या किया, पूरा लगा के निकाल दिया, निकाल के गायब। तो आजकल इसमें एक गैंग और चलता है। जैसे शहरों में लड़कियों की शादी, विधवा हुई या वैसे हुई या लड़की हुई, किसी दूसरे से, बहुत से जरूरतमंद होते हैं, शादी उनकी वाइफ एक्सपायर कर जाती है, तमाम तरह की, तो गैंग होता है। तो उनकी खाला भी होती है, उनकी बुआ भी होती है, उनकी मौसी, उन्हें पूरा जो ग्रुप होता है वो होता है। कोई दूसरे मोहल्ले में रह रहा, कोई दूसरे मोहल्ले में रह रहा, कोई दूसरे मोहल्ले में, कोई तीसरे मोहल्ले में, किराएदार बन के रहते हैं। अब उसी में एजेंट भी छुटे रहते हैं कि कहाँ पे कौन व्यक्ति किस मोहल्ले से शादी करने का इच्छुक है। अब वो क्या करते हैं, सब सेटिंग करा कि हाँ यार वहां पे एक लड़की है हमारे रिलेटिव में, जाके देख लो, अगर अच्छी हो तो अपना कर लेना। लोग जाते हैं, करते हैं, फिर वो लोग बताते हैं भैया देखो हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, कोई साधन नहीं है, दहेज ज्यादा नहीं दे पाएंगे, अगर करना हो तो बताओ। तो जो सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज होती है, नहीं फोर्थ मैरिज एट टाइम नहीं, मतलब अल्टरनेट करके, मतलब एक में वाइफ एक्सपायर हो गई समथिंग टाइम में, तो कहा ठीक है भैया, तो चूंकि फिर उसके साथ एक वो लगा देते, हमने विश्वास कराने के लिए कि भैया देखो इनकी एक लड़की भी है, उसका भी रोल रहता है कि एक लड़की भी इनके साथ, आप एग्री करोगे कि नहीं करोगे शादी के लिए, नहीं कि आपको विश्वास रहे कि हाँ ये लड़की तलाकशुदा है,
इसके बच्ची भी है, मतलब कहीं से आपको शक ना होने पाए, पूरा वो सीन क्रिएट कर देते हैं। अब फिर बोलते हैं कि भाई बारात ज्यादा हम नहीं संभाल पाएंगे, 4 ही 5 लोग आना, क्योंकि ज्यादा भीड़ जाएगी तो हो सकता है कि पोल खुल जाए, है ना, कि पता नहीं और कहाँ से बारात, तो 4 ही 5 लोग आना, भैया शादी कर लेना अपना। तो अभी एक कांड हुआ था इसे जस्ट, हाँ हाँ। तो अब क्या हुआ कि वो शादी हुई, लड़की आई, 1 2 दिन रही, 3 दिन रही, 4 दिन रही, और उसकी बेटी भी आ गई जो थी सहयोग करने के लिए। उसने पूरा क्या किया कि पूरा पहले समझा, घर के माहौल को समझा, कौन सी चीज कहाँ है। तो हस्बैंड लोगों की ये कमी होती है कि वो महिलाओं पे तुरंत विश्वास कर लेते हैं, मतलब महिलाओं में, अब वाइफ है तो विश्वास करेंगे ही करेंगे, तुरंत विश्वास कर लिए, पूरे पुरानी वाली वाइफ की जो तिजोरी थी उसकी चाबी उन्होंने सौंप दिया। उसने क्या किया कि एक दिन पूरा सब समेटा, समेटने के बाद उठ नहीं रहा था उससे, वो जो लड़की थी उन्हें सहयोग किया, बोली कि मैं जा रही डॉक्टर को दिखाने। और उसके घर में जो और लोग थे, तो एक ऊपर रहते थे, एक नीचे बीच में रहते, तो ये नीचे रहते। अब क्या हुआ कि वो सब समेटी और लेके ऑटो रिक्शा वाले की बुलाई दरवाजे पे, आजकल बैटरी वाले भी पहुंच जाते दर तक, उठा के रखे और गायब, मोबाइल ऑफ, जितने रिश्तेदार थे सबका मोबाइल ऑफ। इत्तेफाक से एक कहीं से उसका जो होता ना, जो रिश्ता रखवाने वाला था, जो अपने आप को बहनोई कह रहा था, उसका उसका मोबाइल ऑन था। अब बेचारे परेशान, सब जेवर वेवर उठा लेगी पूरा। तो अब जब उन्हें फोन लिया तो कहा भैया उसकी आदत ऐसी है, वो ऐसे ही करती है, अब हम क्या बताएं, वो बहुत बेकार लड़की है। अब देखो, जो सगाई लगवाया, जो कहा कि हाँ मेरी साली है ये वो, अभी ऐसे बोल, कह रहा हम तो लखनऊ में हैं, अभी है नहीं, वहां पे आते हैं देखते क्या होता है। तो इस तरह के जो गिरोह होते हैं, इस तरह से फैब्रिकेटिंग करके पूरा का पूरा माल बैक करते हैं। आप ढूंढते रहो, कहाँ ढूंढोगे। तो इसीलिए सबसे पहले, आजकल विश्वास करने सबसे पहले जो भी आइडेंटिटी चीजें होती हैं वो आप सर्च कर लो, है ना, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फोन कॉल हो, कुछ भी हो, कौन किस रूप में है कुछ पता नहीं चलता आजकल। तो समझ गए ना, बहुत से आते हैं मांगने के भरोसे, हम बहुत परेशान है दे दो, घर के अंदर तक घुस जाते हैं, पूरा समझ लेते हैं कि कहाँ से घुसना है कहाँ से निकलना है, बाद में काम लगा देते। तो विश्वास का दौर नहीं बचा है। दूसरा इलस्ट्रेशन देखिएगा, का इस आशय से कि वो या की संपदा खा को बेच दे और उसके द्वारा खा के क्रयधन अभिप्राप्त कर ले, या के प्राधिकार के बिना या की मुद्रा एक ऐसी दस्तावेज पर लगाता है जो कि या की ओर से का की संपदा का हस्तांतर पत्र होना तात्पर्य था, काट ने कूट रचना की। ए विदाउट जेट्स अथॉरिटी अफिक्स जेट सील टू a documents purporting to be a conveyance of an estate from Z to A with the intention of selling the estate to B and thereby of obtaining from B the purchase money, A has committed forgery। मतलब समझ रहे हैं, बहुत सीधी सी बात। आप हमारे ऑफिस में रहते हो, आप जानते हो कि सर के इस लेटर से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, ठीक है, और सर के घर का विक्रय पत्र रखा हुआ है या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है, आपने क्या किया, उसमें उसको उठाया और ले जा कहा कि सर ने भेजा है, और ये अपना जो चीज उनकी सर की रखी हुई है ये ले लो और हमको दे दो, सर ने भेजा है हम। आप गए उसको, भाई होता ना, जैसे कभी कभी होता ना कि यार चले जाना तुम उनके यहाँ से लेना, तो हम एक लेटर लिख देते हैं कि ठीक है जाके ले लेना तुम। तो ये ऐसे मान लो किसी का कारोबार चलता है, जैसे होता ना कि किसी दुकान से बहुत ज्यादा माल लाना है, हमारे ऑर्डर पे माल आ जाता है, तो हमने ऑर्डर कर दिया, हमने कहा कि हमारा बंदा आएगा, वो आपसे मिलेगा और आपको वो एक पर्ची देगा और उसके आधार पे आप उसको माल डिलीवर्ड कर दें। होता है कि नहीं होता। अब क्या हुआ कि उसने ये बात को सुन लिया कि सर ने इतने लाख का ऑर्डर किया है,
और ऐसे ऐसे बोला, तो उसने क्या किया कि लेटर पैड फाड़ा, उसमें लिखा, लिखने के बाद उसमें मोहर वोहर मार के, तो जब ऑफिस में रहता है तो उसके लिए तो कोई चीज छिपी नहीं है, और साइन किया और पहुंच गया। उनका एजेंट, दूसरा एजेंट पहुंचने के पहले ही वो पहुंच गया, कहा कि साहब ने भेजा है और ये माल वाल देना, ये पर्चा भेजे हैं। गए, आपने उसको पहले रिसीव कर लिया, उसके माल को रिसीव करने के बाद ले जाके दूसरी मंडी में पटक के उसको पूरा बेच दिया आपने, है ना। अब जब असली वाला पहुंचता है तो कहता अरे भैया वो ले तो गए आपके, वो देखिए लेटर वेटर सब दिया उन्होंने। अब वो फोन कर रहा है कि फॉर्जरी हो गई कि नहीं आपके साथ, नहीं समझ में आया, नहीं आया, आ गया कि नहीं आया, इसका मतलब करते हो तो, है, नहीं आया समझ में। अच्छा, जैसे मान लो एक किसान है, ठीक है, उसका आलू स्टोर में रखा हुआ है, और उसकी पर्ची जो है वो पड़ोसी पा जाता है किसी तरह से, वहां पे तो और कोई आइडेंटिटी चाहिए नहीं, पर्ची लेके गया, कहा कि साहब माल निकालना है आज, स्टोर वाले से कहा, तो कहा ठीक है निकाल लो। उन्होंने ना फोन किया ना कुछ किया, क्योंकि वहां पे इतना वो नहीं होता है। गया, सारा निकाला, निकालने के बाद बेच दिया, बेचने के बाद बढ़िया पैसा लिया, और जल्दी बेचने के लिए कि देर ना लगे, थोड़ा सस्ता बेच दिया, तो सब लोग खरीद लिए उसका, जल्दी खरीदा और बिल टिल्टी बनवाया और लेके वहां से निकल गए। अब ये अपना पर्ची ढूंढ रहे कहाँ गई कहाँ गई। जब गए वहां के, यार पर्ची खो गई है, आलू निकाल दो जरा। वो तो निकाल के ले गए थे आप एक हफ्ते पहले। कहा नहीं भाई, हम तो आए ही नहीं है अभी जब से। अरे कहा आपकी पर्ची जमा देखिए लगी हुई है। गेम हो गया पूरा। तो इसीलिए जब कोई चीज ऐसी खोया करे ना, तो तुरंत उस संस्था को सूचित करना चाहिए, ठीक है, फोर्जरी से बचने के लिए बता। क्लियर हो गया। सी देखिएगा, फोर्जरी फोर्जरी चिल्ला रहे, तो फोर्जरी है कुछ नहीं, बस आपके दिमाग का गेम है। जितना अच्छा करोगे उतना अच्छे फोर्जरर बनोगे। एक बैंकर पर लिखे हुए और वाहक को दे चेक को का उठा लेता है। चेक खा द्वारा हस्ताक्षरित है, किंतु चेक में कोई राशि अंकित नहीं है। का 10,000 रुपए की राशि अंकित करके चेक को कपटपूर्वक भर लेता है। का क्या कर रहा है, कूटरचना ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है। आपको अगर ब्लैंक चेक मिल जाए, क्या करोगे, भर के जाके कैश करवा लोगे, कोई साइन है ना उसमें, बचेगा क्या कुछ। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाए, साइन करके चेक रखे रहते हैं बैग में। हाँ हाँ, रखे रहते, कभी कभी भूल जाते हैं। और अगर साइन नहीं रहता, जाके भर के तो कोई भी निकाल सकता है। लेकिन उसमें एक चीज होता है कि अगर वो ज्यादा लालची आदमी होगा तो फंस जाएगा। मान लो अकाउंट में पैसा कम है और भर गया ज्यादा, हाँ अकाउंट में पैसा है नहीं है, चेक बाउंस हो गई, है ना। तो इस तरह से। डी देखिएगा, डी का अपने अभिकर्ता खा के पास बैंकर पर लिखा हुआ का द्वारा हस्ताक्षरित चेक दे धनराशि अंकित किए बिना छोड़ देता है। खा को का इस बात के लिए प्राधिकृत कर देता है कि वो कुछ संदाय करने के लिए चेक में ऐसी धनराशि जो 10,000 रुपए, जो उदाहरण दिया 10,000 रुपए से अधिक की ना हो, अंकित करके चेक भर ले। खा कपट पूरा चेक में 20,000 रुपए अंकित करके उसे भर लेता है। खा क्या करता है, अब तो समझ में आ जाएगा ना। अब पढ़ लेना, अब इसको कुछ बचा नहीं है, अब इसको पढ़ लेना, फिर कुछ लास्ट में चा वाला देखो जरा, चा चा। Z's will contains these words. I direct that all my remaining property be equal। अच्छा वही वाला जो उदाहरण दिया तो वही वाला है। हाँ, खुरच कर ये विश्वास कर लिया कि वो गांव को छोड़ दिया गया है, काने कूट रचना किया है, ठीक है। इस तरह से भी कूट रचना हो जाती है, ठीक है। तारीख में भी कभी कभी देखिएगा कूट रचना हो जाती है, तारीख इधर उधर कर ली जाती है। जैसे देखा होगा ना कि एक ही आदमी एक ही प्रॉपर्टी को 2 बार 3 बार बेच देता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो
पहले वाले को सेट कर लेता है, और सेट कर लेता है मतलब डॉक्यूमेंट्स, और दूसरे बार जाके बेच देता है। दशा दिशा उसकी बदल देता है प्रॉपर्टी की पूरी, कहता नहीं नहीं ये नहीं है, ये वाली है। क्योंकि जो ज्यादातर डिस्प्यूट हो रहे हैं वो सब इसी चीज को लेके हो रहे हैं कि जैसे मान लो ये हमारा प्लॉट है, ये इसके बगल में रोड, बनी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि रोड जरूर होगी, अगर प्लॉट है तो रोड होगी ही होगी। तो अब एक बार तो हमने इसको सेल कर दिया भाई, तो अब सेल कर दिया तो सेल कर दिया, खत्म का चौहद्दी लिख गई कि उत्तर में ये, पूरब में ये, पश्चिम में ये, दक्षिण में ये, है ना। अब अभी इधर जो है खाली पड़ा हुआ है, इधर भी खाली पड़ा हुआ है, इधर भी खाली पड़ा हुआ है। इधर का नंबर अब इनका 231 होगा तो बनी सी बात इनका 232 हो सकता है, या इधर 232 हो सकता है ना। अब उसने क्या किया कि इसके कुछ पार्ट को मिलाते हुए 131 के जुज भाग को लेते हुए 15 बाई 40 का उसने एक प्लॉट और बेच दिया। सारा कुछ क्या है, 231 पे हो रहा है, और 231 के जुज भाग को लिखा गया है। ठीक है, तो अब जुज भाग को, अब जो खरीदा वो तो मस्त, उससे क्या लेना देना कहाँ क्या हो रहा है। अब जो खरीद रहा है वो कह रहा है जुज भाग बचा हुआ है इसका, तो भी बेच रहा है वो उसको, वो तो है तो उसी की 231 में अभी, है ना। तो इस तरह से करके क्या होता है कि जब दूसरा खरीद लेता है तो अब जब आएगा तो डिस्प्यूट तो होगा ना इस पे, तो इसने फोर्जरी किया, अरे पूरा का पूरा प्लटवा बेच देते हैं। अब वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है जैसे मैंने कहा कि इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। अब ये खाली पड़ा हुआ है प्लॉट आपका। अब दूसरी पार्टी आती है, इसकी दिशा को बदल देती है, दिशा को बदल देती, मान लो कुछ साल बाद इधर कोई बंदा आ गया, जो पहले खाली पड़ी थी अब आ गया है। तो अब जब आ गया है तो उसने उस नंबर पे उसकी चौहद्दी बदल दिया, और जब चौहद्दी बदल दी जाती है तो उसका लोकेशन चेंज हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, जो पहले थी वो अब नहीं, वहां पे कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में चौहद्दी बदल गई, मैच नहीं कर रही। तो पहले तो इतना कोई देखता नहीं है। अब वो क्या किया कि एक बार उसको बेचा, दूसरी बार दूसरे को बेच दिया, बेचने के बाद पैसा लेके निकल लिया। अब जो लिया है वो आपस में लड़े दोनों, उन्होंने कहा मेरा है, वो कह रहा एक दोस्त था उसके साथ ऐसा हुआ है, उसका 200 गज का पूरा प्लॉट में चला गया। अब खाली चौहद्दी बदल दिया था और सब कुछ नंबर नंबर वही था। उसने कहा हमने आपका लिखाया नहीं, हमने तो इधर वाला लिखाया है ना। अब वो गायब वहां से मौके से, तो कोरोना के टाइम में खाली पड़ा हुआ था करेली में, और उसने बेच दिया। जो उसका थोड़ा से पार्ट रह गया था बेचने के लिए, उसी थोड़ा से पार्ट में उसने उसको लगा के बेच दिया, तो उसका आधार भी था बेचने का। तो ये होता है, बड़े बड़े गेम हो जाते हैं ब्रार, तुम ही नहीं कर पाते हो, करोगे? है? ठीक, चलिए, मेरे समझ से ये फोर्जरी का मामला समझ में आ गया होगा। अब इसको इलस्ट्रेशन इसके पढ़ लेना जितने भी हैं। अब आते हैं देखिए यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन है, ये सेक्शन मैंने कहा था ना 2 पार्ट्स में, लेकिन इनका जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो दोनों को समराइज 335 और 336, ठीक है, दोनों को मिला के करते हैं। इसमें पनिशमेंट कितना है, 2 साल और 7 साल फोर्जरी के लिए। 2 साल और 7 और तो नहीं है, 3 साल भी है। हाँ, 3 साल भी है। ये कभी कभी किसी का जो रेपुटेशन होता है उसको डैमेज करने के लिए, जैसे अभी कोई प्रकरण आया था, आज ही कल में शायद आया था कि, हाँ उसका अ, दृष्टि आईएएस वाले का 5 लाख का जुर्माना लगा ना उसके ऊपर। तो फेक एडवर्टीजमेंट दिया था, यानी बच्चे कम हुए तो दे दिया था 256 बच्चों का। ठीक है,
तो अब वो तो सही बात है, लेकिन अगर वो गलत बात होती तो जो जिस समाचार पत्र ने छापा था या जिसने क्लेम किया था वो दंडित हो जाता, लेकिन बात सच थी इसलिए नहीं दंडित हुआ। लेकिन अब ये इन्होंने फर्जी किया, कूट रचना की कि नहीं की, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से बच्चों का पेश किया इन्होंने। आपके यहाँ सिलेक्ट नहीं हुए बच्चे, लेकिन आपने उनके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन अब वहां पे मसला इस बात का था कि वो कंसेंट थी, बच्चों की कंसेंट थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, तो इसलिए कूट रचना में नहीं गए वो सिर्फ गए किसमें, भ्रमित करने वाले प्रचार में गए वो, भ्रमित प्रचार के उसमें, कि आप किसी को भ्रमित प्रचार के माध्यम से वो नहीं कर सकते। ठीक, चलिए डिफेमेशन में आइए। किस सेक्शन में है डिफेमेशन? 356, 356। किसकी हानि हो रही है? हाँ? मान की? हम्म, अच्छी खासी इज्जत को बेइज्जत कर दिया ना। अगर हम 8:30 बजे आ सकते हैं तो 7:30 बजे क्यों नहीं आ सकते? हैं? इसमें कई सेक्शन है 351 से लेके, इंटिमिडेशन भी है, इंसल्ट भी है, अनॉयंस भी है और डिफेमेशन भी है। तो पहले हम लोग डिफेमेशन देखते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं। बताओ डिफेमेशन होता क्या, सीधी भाषा में पहले बोलो अखिल, सीधी भाषा में बोलो डिफेमेशन होता क्या है? हम्म। तो बेइज्जती होती है, आंखों में वैल्यू घट जाए, हाँ, नजर में। कभी कभी देखने से अच्छी भी तो वैल्यू हो सकती है। जो कोई बोले गए पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों, चार बातें हैं। कौन कौन से? चार बात। बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा। किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता, लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या ये जानते हुए या ये विश्वास करने का कारण रखते हुए लगता है, या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, इसमें इसके पश्चात आपवादिक दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वो उस व्यक्ति की मानहानि करता है। Whoever by word either spoken or intent to be read or by sign or visual representation makes publish in any
or having reason to believe that sorry minor any imputation concerning any persons intending to harms or knowing to having reason to believe that such imputation मतलब होता है इल्जाम, will harm the reputation of such person is said except in the case herein after accepted to defame that person। बस इतनी सी बात इसमें, चार बात शब्द है ना। अब हम कैसे भी करें वो मामला छोड़ दो उसको, नहीं वो आपके पास अस्त्र मिल गए आपको, ठीक है, शस्त्र मिल गए, नहीं कि जो चार शब्द है वो शस्त्र हैं आपके, कि शब्दों के बाण से, तो ये शस्त्र होगा कि अस्त्र होगा? शब्द क्या होगा? शब्द किस में आएगा? शस्त्र में आएगा, अस्त्र में आएगा? शस्त्र में आएगा, ठीक है। शब्दों के बाण चलाते हो ना। तो इसमें दो तीन बातें बिल्कुल साफ देखना कि अगर अगर बात सच है और खुलेआम बोली गई है, एक नहीं अनेक व्यक्तियों ने सुना है, नो डेफेमेशन। लेकिन बात सच नहीं है और एक व्यक्ति ने भी सुन लिया है और उसकी नजरों में आपकी इमेज धूल धूसरित हो गई है, धूल में मिल गई, मिट्टी में मिल गई, तो ये यहाँ पे आपकी मानहानि होगी। एक होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से व्यंग्यकार होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इल्जाम नहीं होता है। जैसे उसमें एक कवि ने ये कहा था कि अय मेरी मायावती मैं नहीं तेरा पति, तुझ पे कुर्बान काशी राम काशी राम। तो इतना बोलने का मतलब भगवान हो जाना चाहिए, लेकिन वो व्यंग था, इसमें इल्जाम नहीं था। ठीक है? और सच्चाई भी है, सच्चाई भी है कि भाई आज मेरी मायावती मैं नहीं तेरा पति, बात सही है, और तुम पे कुर्बान काशी राम हो ही गए बेचारे। तो सच बात है कि नहीं है? उसमें नहीं होगा। मायावती, सॉरी, बिहारों, अभी जैसे हमारा इलेक्शन हो रहा है, अब तेजस्वी यादव ये बोल दे, उनके बाप बोल चुके, तो अब बेटा भी बोल सकता है कि बिहार की एक एक सड़क कंगना रनावत की गाल की तरह कर दूंगा। कंगना रनावत की बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? लोगों की नजर में गिरेगी उनके गाल की वैल्यू की नहीं गिरेगी? बिहार की सड़क इज इक्वल टू कंगना रनावत की गाल, है ना? अच्छी बात। हाँ, बात समझ रहे हैं? तो व्यंग है नहीं, ये बात व्यंग तो है, लेकिन आपने कंगना रनावत की गाल को क्यों लिया? आप अपनी बीवी के गाल को ले सकते थे, अपनी बीवी की गाल की तरह बना दूंगा, अगर ले सकते थे, उसको क्यों लिया आपने? है ना? तो लालू जी बोले थे कि हेमा मालिनी की गाल की तरह बना दूंगा, बवाल हो गया था, पूरा मानहानि का मुकदमा हो गया था लालू यादव के ऊपर। योगी जी कह रहे थे कि मैं उत्तर प्रदेश की सड़कों को, जून 2017 की बात थी, जैसे ही बने थे मुख्यमंत्री, जून में मई में बने थे, हाँ वो 5 या 6 जून को बोले थे कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी सड़कें सब गड्ढा मुक्त होंगी। तो किसी ने कहा योगी जी आपका गलवा कब गड्ढा मुक्त होगा? आपके गाल में भी तो गड्ढे हैं, वो कब मुक्त होंगे? मतलब होता है ना, व्यंग होता है। सच भी है कि गड्ढे हैं, तो भाई बने, बनी सी बात है, बने जाए। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर व्यंग के लहजे में है, सच है, तो मानहानि नहीं हो। लेकिन अगर सच नहीं है, इल्जाम है,
तो वो फिर हो जाएगा। यानी व्यंग में अगर इल्जाम है तो वो मानहानि हो जाएगा। जैसे ये व्यंग में जो इल्जाम होता है ये अमूमन घरों में होता है या दोस्तों में होता है। वो हमसे क्या बात करेगा जो 70 घाट का पानी पिया है। अब 70 घाट से मतलब क्या होता है, वहां पे भी बात जो है संदिग्ध हो गई, क्लियर नहीं है किसके बारे में कहा जा रहा है ये बात। पर्टिकुलर नाम लेके अगर बोला जाए किसी को, उस कुलच्छना की बात कर रहे हो, उन्होंने बोल दिया कुलच्छना। हाँ उस बिल्कुल उसका भी वो अगर वहां पे चिन्हित नहीं किया गया है तो हाँ तो नहीं वहां पे बात अगर सच है तो वो एक के संदर्भ में सच है, सबके संदर्भ में तो सच नहीं है। सबके संदर्भ में सच एक, अब जैसे मान लो इस वक्त बोला जाए कि गांधी परिवार, तो अब इस वक्त आपके मन में क्या जाएगा, महात्मा गांधी का परिवार। एक्टिंग पार्ट कौन है, तात्विक राहुल गांधी, नेहरू का परिवार, है ना। तो अगर डिफेमेशन में पत्नी द्वारा पति को कोई ऐसी बात लिखी जाती है जो किसी तीसरे बंदे के नॉलेज में आ जाए तो क्या डिफेमेशन हो जाएगा। मान लो वो उसकी इंटरनल वीकनेस को शो करती है या करता है जो भी है, और वो किसी तीसरे बंदे के नॉलेज में आए तो क्या यहाँ पे मानहानि हो जाएगी। वो डिफेमेशन होगा कि नहीं होगा। मतलब अभी आप लोग सिद्धांत पे खरे नहीं उतरे। पहले चीज तो बात सच है नहीं है वो तो बाद में आएंगे, पहले ये याद है कि हस्बैंड वाइफ को कर रहा है, तो यहाँ पे पति और पत्नी एक जिस्म दो जान होते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नहीं देखा। तो वो चीजें उसके बारे में वो कहे, उसके बारे में वो कहे, एक दूसरे को थप्पड़ी थप्पड़ मारे कोई बात नहीं, ठीक है, घर वाले देखे कोई बात नहीं, मियाँ बीवी लड़ते रहते हैं। नहीं तीसरा वह हस्बैंड वाइफ में नहीं होता, तो ये एक ही माने जाते हैं। हाँ अगर अगर नहीं अगर मान लो इसी में इस दूसरा उदाहरण लो इसी का, अगर मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है वो उस महिला के बारे में या उस पुरुष के बारे में, नहीं उस हस्बैंड वाइफ के बारे में खूब बढ़िया रच के खत लिखता है, लिखने के बाद वो दो तरीके होते हैं, एक होता है पोस्ट कार्ड पे लिख के भेजना और एक होता है एनवेलप में लिख के भेजना। तो पोस्ट कार्ड में अगर लिख के भेजा है तो सभी ने पढ़ लिया है, और उसमें उसने व्यक्तिगत लिख दिया तो और पर्सनल हो गया है। इन्वेलप में लिख के भेजा है और इत्तेफाक से उसके घर वालों में से किसी ने खोल के देख लिया तो वो हो जाएगा, वो डिफेमेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उन्हीं को लेटर मिला है और उन्होंने ही पढ़ा है तो वो फिर नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, किसी के बारे में, उन्हीं दोनों में से किसी के बारे में लिखा गया हो, हाँ। हाँ किसी को भी पता चले, थर्ड पर्सन होना चाहिए। खत जैसे ना इसमें एक शेर है कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है किसी, है
लिफाफे में नहीं आएंगे, है ना। इस पे एक शेर है, याद है? याद किया करो कुछ तुम लोग, शेर व शायरी भी ऐसे लिखने में फायदा करता है। खत के छोटे से तरासे में नहीं आएंगे, है ना। गम ज्यादा है किसी लिफाफे में नहीं आएंगे। सही बात है। तुम हमसे इस तरह से रुखसत हुए, यानी तुम्हारे जाने का तरीका कुछ ऐसा था कि तुम हमारे जनाजे में नहीं आओगे। पता चल जाता है कि अब जनाजे में नहीं आएगा कोई, है ना। आपका रुखसत होना इस तरह से है कि आप हमारे जनाजे में नहीं आओ। चलिए आगे आइए। डेफेमेशन भी तीन बातें आपको ध्यान रखना है। पहला, सच बात कहते कड़वी होती है, किसी को भी बोल दीजिए कुछ नहीं होगा। बात सच नहीं है, अनुमानित है, इल्जाम मई है। इल्जाम मई मतलब, इल्जाम की हिंदी, हिंदी क्या होती है इल्जाम की? हाँ, हाँ आरोपमयी है या लांछित है, तो वहां पे डिफेमेशन हो जाएगा। ठीक है। और किसी समूह को अगर इंडिकेट नहीं किया गया है, पर्टिकुलर यानी कि पर्टिकुलराइज नहीं किया गया है, तो भी वहां पर डिफेमेशन नहीं। ठीक। सारे ऑफिसर्स, सारे सिविल सर्वेंट भ्रष्ट होते हैं, लुटेरे होते हैं, चोर होते हैं, बोल रहे हैं कर दो जाके मानहानि, नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है बात सच है। अब उसमें एक आध सही होगा, बेचारे को बहुत तकलीफ होगी। एक आध अगर उसमें ईमानदार भी होंगे तो उनको बड़ा तकलीफ होगी, बताइए हमको भ्रष्ट बोल रहे, है ना। लेकिन अगर हम बोल दें कि उसके सिवाय सब भ्रष्ट है, तो भी इंडिकेशन हो जाएगा कि आपने इसके सिवाय इस विभाग के सभी, तो विभाग में भी नहीं आएगा, इसके सिवाय इलाहाबाद के शिक्षा विभाग में जितने सब चोर हैं, तो भी नहीं होगा। अब शिक्षा विभाग का सेक्रेटरी है चोर है, तब हो जाए। अब वो बेचारा चोर नहीं है, लेकिन अगर चोर साबित करने की क्षमता हो तभी बोलिएगा, नहीं तो मैंने फंसा देगा वो, कहेगा 1 करोड़ का बिल लगाओ इनके ऊपर, मेरी इज्जत के ऐसी तैसी कर दिया इन्होंने। तो मानहानि का जो रुपया होता है वो भी बड़े स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। अरविंद केजरीवाल पे 1 करोड़ का लगा था ना, अरुण जेटली पे किए थे ये। हाँ माफी मांग, होशियार आदमी है, तुरंत पलट गए। तो ये इसमें हम माफी मांग लो मान जाते हैं। राहुल गांधी ने, हाँ इसी पे भी एक केस था ना, गुजरात राज्य वाला, उन्हें मोदी को बोला था कि सारे मोदी भगोड़े नहीं, चोर नहीं कहा था, भगोड़े हैं पैसा लेके भाग जा रहे हैं। अब उसमें एक बेचारा मोदी था नाम का, हाँ वो मोदी था वो, हाँ नीरव मोदी सब भागे थे, तो उसी कह रहा था। अब वो फंसा दिया उसको। अब उसने ऐसे नहीं, उसने फंसाया ऐसे था कि वो शायद उसी क्षेत्र का पार्षद था या कुछ था पद पे, तो इसलिए वो हुआ कि आपने हमको कहा है। हाँ ठीक है, आपने सबको नहीं, आपने हमको कहा है, हमारे क्षेत्र में आप बोल रहे हो। जैसे किसी के घर में जाओगे, अगर नरेंद्र बड़ा बदमाश है, नरेंद्र चोर है, तो अब कौन से नरेंद्र को कहोगे आप? जिसके घर में बोल रहे हो उसी को तो कह रहे हो, कि किसी दूसरे को बोल रहे हो, है ना। नहीं पड़ोसी घर में जाके कहने लगे, तो पड़ोसी निकला, कहा भाई साहब, अरे तुम्हारा बेटा जो नरेंद्र है, "अरे मेरा नहीं है यार, पड़ोसी का है"। अच्छा अच्छा। अब दूसरे घर में जाए, कहने का मतलब ये है कि आप उस अपने बोले गए वचनों से, लिखे गए शब्दों से, है ना, दृश्य रूपणों से, प्रतीकों से, जैसे भी आप संबोधित करते हो तो इशारा उसकी तरफ होना चाहिए, तभी बन। अब इसमें अपवाद में देखिए, 10 अपवाद दिए हुए हैं।
और उस 10 अपवाद में ये बेचारे अधिकारी वगैरह सब निपट जाते हैं। नहीं, इनके ऊपर कभी ब्लेम ही नहीं आता कि ये मानहानि की मुकदमा कर सके, कभी नहीं कर सकते। तो पहला इसका उदाहरण देखिएगा, एक्सेप्शन देखिएगा। फर्स्ट एक्सेप्शन इसका देखिएगा। हम्म, उसमें भी होगा। पेपर में छपवाओगे, क्या होगा? जनता के जन हाँ, पब्लिश हो गया। पब्लिश होना चाहिए, नहीं कि वो, पब्लिश का मतलब ये नहीं कि पेपर में निकलना चाहिए। पब्लिश का मतलब, हाँ, किसी भी माध्यम से थर्ड पर्सन तक वो पहुंचना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। थर्ड नहीं, सीधी सी बात है कि आपकी इज्जत किसी तीसरे व्यक्ति की नजरों में गिर जाए, बस सीधी सी बात है। अब वो कैसे गिरेगी, जब तक पता नहीं चले कैसे गिरेगी, है ना? तो पहला अपवाद कहता है कि किसी ऐसी बात का लांछन लगाना जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, मानहानि नहीं है। पहली लाइन है ना। इट इज नॉट डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग विच is true concern any person if it be for the public goods that the imputation should be made are published whether or not it is for the public goods is a question of fact। यदि ये लोक कल्याण के लिए हो कि वो लांछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए, वो लोक कल्याण के लिए है या नहीं, ये तथ्य का प्रश्न है, विधि का प्रश्न नहीं है, तथ्य का प्रश्न है। ठीक है, अब ये लोक कल्याण के लिए लांछन लगाया जाए कि हाँ दीपावली आने वाली है, हमारी सरकारें बिजली की व्यवस्था सही नहीं कर रही है, बिजली विभाग का जो इंजीनियर है वो चोर है, बात सत्य है। बात सत्य है तो कुछ नहीं हो। लोक कल्याण की बात कर रहे हैं, 10 लोग खड़े हुए हैं, आप किसी का राशन कार्ड नहीं बना रहे हो, और इसलिए नहीं बना रहे हो, कह रहा साहब वो हमसे घूस मांग रहा था, उन्हें सबको चिल्ला के बता दिया। अब उसने सभी लोगों ने मिलके अगले ऑफिसर के पास जाके शिकायत कर दी है। अब वो अधिकारी का ये तो मेरी बेइज्जती हो गई, तुमने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, मुझको चोर कहा तुम लोगों ने। क्या सबके खिलाफ वो डिफेमेशन का केस कर सकता है क्या लेखपाल? नहीं कर सकता, नहीं करे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? दूसरा क्या कहता है कि उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में, लोक सेवक के आचरण के विषय में या उसके सील के विषय में, जहां तक उसका सील उस आचरण से प्रकट होता है, ना कि उससे आगे कोई राय, चाहे वो कुछ भी हो, सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्तता करना मानहानि नहीं है। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वेदर रिस्पेक्टिंग the conduct of a public servant in the discharge of his public function or respecting his character so far as his character appears in that conduct and no further। यानी कि जो वो पब्लिकली काम कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिकली काम कर रहा है, वहां तक आप उसके बारे में, जहां तक उसके कृत्यों का संबंध है, अगर वो किसी काम को करने के लिए मना कर रहा है, आप गुस्सा होके उसको बोल रहे हो घूसखोर है, ये है वो है, अब वहां पे भीड़ ही रहती है, सब लोग सुन रहे हैं, है ना? जज साहब को जूता मार दिया, मानहानि होगी? नहीं होगी, मानहानि नहीं होगी। है, मानहानि क्यों नहीं होगी वहां पे? बोलो। बेचारे की इज्जत गिरी कि नहीं गिरी लोगों की नजरों में? तो मानहानि क्यों नहीं होगा?
वहां पे सेकंड एक्सेप्शन में सद्भावना पूर्वक मारा था क्या? सद्भावना। हाँ, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट में जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएगा वो। और काम में व्यवधान डालने में उसमें जाए, ठीक है। क्योंकि लोक सेवक है वो, ठीक है। डिफेमेशन, अगर वही चीज वो खड़े होके उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बोलता, पर्सनल लाइफ, तब माना नहीं, ठीक है। किसी, उसे लिखा है ना कि ना कि उससे आगे कोई राय, चाहे वो कुछ भी हो, सद्भावना पूर्वक अभिव्यक्त करना माना, ना कि उसके आगे, ठीक है ना। माने वहां तक आप, वो ड्यूटी है, ऑफिस है, आचरण है, सील है, कैसा है, क्या है, भ्रष्ट है, दरवाहा है, ये है, वो है, सब कुछ बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब उसको पर्सनल उसमें कोई, उसको कोई मैटर नहीं। हाँ, ड्यूटी, ड्यूटी पे आप कर सकते हैं, उसके व्यक्तिगत उस पर नहीं। हाँ। हाँ, नहीं व्यक्तिगत उस पर नहीं, ऐसे आप ड्यूटी के दौरान बोल सकते, कुछ भी बोलो, बड़ा करेक्ट अधिकारी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तीसरी बात देखिएगा, किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में, उसके सील के विषय में, जहां तक कि उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, ना कि उससे आगे कोई राय, चाहे वो कुछ भी हो, सद्भावना पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं। अभी मैंने कहा कि इस क्षेत्र की ड्यूटी जेई की है, लेकिन वो कुछ काम कर नहीं रहा है, तो आप गुड फेथ में तो बोलोगे भाई हमारे नुकसान हो रहा है, हमारे पास लाइट नहीं आ रही, सफाई नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा साहब, तो आप किसी को बोलो गुड फेथ में, लोग प्रश्नों पे आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मानहानि नहीं होगी। लेकिन उसके आगे नहीं। तमाम तरह के ब्लेम हो सकते हैं। 20 बार ऑफिस गया, मिला नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है, अब उसने बोल दिया कि घूमता रहता है, कंपनी बाग ये वो करके, है ना, अब ना पर्सनल करके, ठीक है। किसी न्यायालय की कार्रवाइयों की या किन्हीं ऐसी कार्रवाइयों के परिणाम की शारदा सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं, ठीक है। बात समझे ना, चौथा, सब बात नहीं। अगर न्यायालय की कोई भी प्रोसीडिंग्स है या कोई भी चीज है, सब्सटेंशली है, आप करिए, छापिए, छापते भी है पेपर वाले, तो वो मानहानि नहीं होगी। लेकिन अगर मना किया गया है और आपने उसको मिर्च मसाला लगा के छाप दिया है, अर्थ का अनर्थ कर दिया है, तब हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए एग्जैक्ट जो चीजें दी गई वो छाप दीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ओपिनियन नहीं, ना ना ना, न्यायालय की कार्रवाई की, ऐसी कार्रवाइयों के परिणाम की, ठीक है, जो बातें वहां पे हुई है, बस उतना ही। अब यही कि अपनी ओपिनियन छापो कि जज साहब ने लगता है घूस ले लिया है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये निर्णय पलट देना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं। जो, हाँ, वो हो जाएगा, अवमानना हो जाए कोर्ट की, ठीक। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ any opinion whether respecting the merit of any case, civil or criminal, which has been decided by a court, or respecting the conduct of any person as a party witness or agent in any such case, the representing the character of such person as far as his character appears in that conduct, and no further, मतलब किसी निर्णय के मेरिट पे,
किसी डिसीजन के मेरिट पे। मेरिट तक आप चर्चा कर सकते हो, उस पर बात तर्क रख सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। अब कौन वो लोग जो साक्षी हैं, जो अभिकर्ता हैं, जो ये हैं, ठीक है, उस समय के साक्षियों के आचरण के बारे में, पार्टी के आचरण के बारे में, ठीक है, कि यार वो व्यक्ति जो छूट गया है निर्दोष था, या जो व्यक्ति पकड़ गया बहुत ही खूंखार क्रिमिनल था, है ना। तो यहाँ तक तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बारे में चर्चा हो चुकी है, ठीक है, अब उसमें कुछ छिपा नहीं है। लेकिन उसके आगे नहीं, कि वो व्यक्तिगत जीवन में कैसा था, कैसा है, क्या करता, वो सब चीज। 6, it is not defamation to express in good faith any opinion respecting the merit of any performance which the author has submitted to the judge of the publish respecting the character of the author so far or and his character appears in such performance and no further। किसी ऐसी कृति की जो किताब लिखी जाती हैं, उन किताब के मेरिट्स के बारे में आप चर्चा कर सकते हो, जो भी चीजें हैं आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उस पे एक कोट, जैसे होता ना कोई चरित्र होता है, जिसको चरित्र को मतलब कैरेक्टर, किसी भी कहानी में कोई ना कोई कैरेक्टर होता है ना। जैसे ऐसे में एक दक्षिण भारत का एक वो था, प्रिजनर था, कैदी था। तो उसने कुट्टन नाम, क्या नाम था उसका, उसने एक डायरी लिखी थी, नहीं एक वो लिखी थी, और उसने हिंदू पेपर के संपादक को बुलाया था अपना इंटरव्यू लेने के लिए, और कहा कि देखो मैं एक किताब लिख रहा हूँ और इस किताब को तुम्हें पब्लिश करना। वो मामला क्या था, वो मामला ये था कि वहां के जितने भी ऑफिसर्स थे, वो सब उसके संपर्क में रहा करते थे, और वो सभी को जो जिसकी जो जरूरत होती थी, फिजिकल मेंटल जो भी जरूरत होती थी, वो सबकी पूर्ति करता था। बाद में उसको फंसा दिया गया बेचारे को। अब ये सारे आईपीएस आईएएस जितने भी अधिकारी थे, सब बचने के लिए उसके ऊपर दबाव डाले, क्योंकि अब वो जेल में न्यायिक कस्टडी में है। अब वहां पे लिखने से तो आप उसको नहीं रोक सकते। तो उसने बुलाया सबका, कहा कि देखो ये है, उन्हें पूरी कहानी बता दिया था पहले, हिंदू संपादक, हिंदू पत्र के पत्रकार, कि ये आईएएस ऑफिसर मुझसे ये करवाते थे, किसको कहाँ पे कौन सी सप्लाई देना, क्या करना, सब पूरा उन्हें पूरा चिट्ठा लिख दिया। अब ये हुआ कि अगर ये आ गई मार्केट में, बढ़ गई, तो हो सकता है कि जनता आईएएस ऑफिसरों को या पीसीएस ऑफिसरों को जूता लेके दौड़ा ले। बड़ी खतरनाक बातें थी उसमें। सुप्रीम कोर्ट मामला गया, ये पूरा आईएएस लॉबी गई कि भाई उसकी जो किताब आ रही है उसके प्रकाशन को रोका जाए। तो ये था कि अगर उसमें बातें गलत है, अभी तो प्रकाशन हुआ नहीं, तो अभी प्रकाशन क्यों रोका जाए, उसको लिखने से तो आप नहीं रोक सकते, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है, लिखने दो उसको, जब प्रकाशित होगी तब देखा जाएगा। लेकिन पहले ही उन लोगों ने रोकने की मतलब ये कि प्रकाशित नहीं होना चाहिए। तो बात जानते हो कि आजकल निर्णय भी वैसे ही होते हैं, बाद में शायद उसको रोक दिया गया था, नहीं किया, लेकिन उसने सारी कहानी संपादक को बता दिया, संपादक ने जो उसका ब्रीफ था उसने सब दे दिया। लेकिन अब उतनी, जब कहते नहीं कि सुनने में उतना चीजें नहीं, जब पढ़ के आप देखो समझो तब लगता है। तो वही चीज अगर लोग पढ़ते देखते समझते, तो उस समय क्या होता है, सारे अधिकारियों के प्रति एक इमेज जो होती वो गलत क्रिएट हो जाती, और फिर उससे समाज का नुकसान भी हो सकता है। जबकि बात सच थी, तो उसमें ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो भाषणबाजी हो, लोक और मंच पे अभिनय वगैरह हो, जो भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आप प्रदर्शित कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन बस जैसे नाटक दिखाया जा रहा है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में नुक्कड़ नाटक बहुत हुआ करते थे, क्योंकि वही माध्यम था लोगों को जागरूक करने। तो अब अंग्रेज चाहते तो नहीं करने देते ना, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी उन्होंने भी दे रखी थी कि भाई बोलने का अधिकार है, रंगमंच के माध्यम से आप। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने?
उसमें देखो कैसे उन्होंने रंगमंच के माध्यम से लोगों को बताया कि ये हमारी दशा है। वही आजकल हमारे युवा की और किसान की दशा है। युवा और किसान की दशा ये है कि सरकार की आय का मैक्सिमम सोर्स जो है वो आप लोग हो, किसान और युवा। क्यों? क्योंकि आपकी मेजॉरिटी 70% है। बाकी 20 पर 30% में 2-2.5% सरकारी नौक अधिकारी है। 2-3% भारत में, से ज्यादा नहीं। 2% या 1.5% होंगे। बाकी फिर जो बिजनेस वाले होते हैं, जो कारीगर होते हैं, वैसे लोग हैं। ये 70% तो आबादी आपकी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। लेबर वर्ग कुछ भी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सारा सारी जो व्यवस्था चलती है, फीस अभी शायद उसमें कौन सा फॉर्म भरा था, टेट में शायद था ना। टेट में बढ़ाने की बात की गई थी कि उसको 1500 कर दी जाए, 1500 कर दिया जाना चाहिए। अभी तो 1000 या 600 या 700 थी, अब कह रहे 1500, 1700 कर। हाँ। अब बताओ बेरोजगार युवक कैसे भरेगा, सोचो। अब ये नहीं सोचना, नहीं वो लेना पड़े ना, नहीं और लेना क्या है, अब वो मजबूरी में है। बिहार का चुनाव है, बहुत सी चीजें हैं, देखना पड़ता है सरकार। तो कहने का मतलब ये होता है कि कभी सोचो बैठ के, या हम गलत है या तो फिर व्यवस्था गलत है। दो ही चीजें कभी कभी मैं सोचता हूँ। एक मजदूर जो मजदूरी करता है दिन भर, कितना देते हो सही सही बताना, अपने घर में काम कराता है ना। 400, 450, 500, ज्यादा से ज्यादा पर 600 कहाँ? क्या करवाती है उससे? कितने घंटे काम लेती है? सुबह 9 बजे से ना, या और सुबह 6 बजे में, है ना। कितने घंटे हो गया? 8 घंटे। चलो ठीक है, इन्हीं के मान लेते 600 ये देती है। उसको महीने में काम कितने दिन मिलता है? सीजनल है। तो सीजनल है तो ज्यादा से ज्यादा उसको मान के चलो 90 दिन। 90 दिन का 600 के हिसाब से, जो 9 × 54, 54,000 रुपया वो साल भर में कमाएगा। अब अगर मान लो उसके हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट है, तो वो 54,000 में क्या करेगा? अगर आधा लीटर दूध मान लो ना लेता हो, 250 ग्राम ही लेता हो, मान लो 10 रुपया का, 15 रुपया का, सीधे सीधे 15 रुपया का डेली का, 450 रुपया तो उसका महीने का वो चला गया। नहीं, अगर अल्टीमेटली जोड़ा जाए, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसको उधार लेना पड़ेगा। उसको अगर शादी ब्याह कहीं जाना है तो उसको उधार लेना पड़ेगा। कि वो सीजनल मजदूर है तो उसके पास खेती नहीं है। ध्यान रखना, उसके पास खेती नहीं है। और होगी भी तो 10 बिस्वा 12 बिस्वा को, उससे कुछ होना नहीं है। तो मैक्सिमम लोग ऐसे भी, सुबह आ रहा था तो वो जो लकड़ियां नहीं बेचा करते हैं, 6-7 लोग सर पे लिए लकड़ी ले जा रहे थे, अब वो जिले जाके कहीं बेचेंगे, भट्टे वट्टे में कहीं, जो भी। वो कितने का बिकेगा? 15 रुपया 20 रुपया का ले लेगा। वो 15-20 रुपया के लिए बेचारे कहाँ से काट पीट के लेके आए। अब 20 रुपया में क्या करेगा वो? तो कहो पहले पैसेंजर चलती थी, उससे आ जाते थे फ्री में। अब तो हो सकता है किराया भी देना पड़ता हो, पर पहले लेके बैठ जाते थे। पहले दूध वाले जो होते थे, पैसेंजर में पूरा अपना डिब्बा पर टांग के चल देते थे पड़े ही। उनको टाइम का इंपॉर्टेंट, चूंकि टाइम का मतलब नहीं कि सुबह अपना निकाले 9 बजे दूध, 9 बजे ट्रेन उनके यहाँ पहुंच जाते थे ना, 11 बजे तक कानपुर पहुंचा देते थे। तो अब तो सारी चीजें खत्म हो गई ना, तो अब उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, इनकम नहीं हो रही। तो आधी से ज्यादा जनता बहुत संकट में जी रही है। कभी गांव जाके देखो आप, कभी गांव जाके देखो, शहर में तो नहीं पता चलता है। गांव जाके देखो तो रियल का भारत दिखेगा आपको। ये 5 किलो दे के लोगों को कुछ नहीं होता उससे। हमें लगता है कि नहीं भारत बहुत विकसित हो, कुछ नहीं हुआ, बहुत परेशानी है। तो अनुभव किया करो कभी तो, लेकिन नहीं सुधरने को।
बिहार में तो पूछना ही नहीं है बिहार की क्या दशा है। ठीक है, चलिए अब जैसे देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है कि का या द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के संबंध में ये कहता है कि या की पुस्तक मूर्खतापूर्ण है या अवश्य और कोई दुर्बल पुरुष होना चाहिए, या की पुस्तक अशिष्टतापूर्ण है या अवश्य ही अपवित्र विचारों वाला है। यदि का ऐसे सद्भावना पूर्वक कहता है तो ये अपवाद के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो राय जो वो या के विषय में अभिव्यक्त करता है या के सील में वहीं तक ना कि उसके आगे संबंध रखती है जहां तक कि या का सील उसकी पुस्तक से प्रकट होता है। कभी किसी के लेख पढ़ो तो लगा बड़ा बेहुदा आदमी है यार, इसको ऐसे लिखना चाहिए क्या, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो ये उसके लेख के बारे में उसका विचार है, वही आपके अपने विचार है ना। तो बेहुदा कहो, बदतमीज कहो, जो कहना कह लो उसको, लेकिन उसके आगे आप नहीं कह सकते। लेख पढ़ने के बाद आप बोल रहे हो कि ये मूर्ख है यार, इसको ऐसे लिखना, तो क्योंकि बीच विचारधारा है। ये विचारधारा की बात होती है ना। जैसे हमेशा आप देखो कि जो सत्ता में होता है उसको विपक्ष जो सत्ता में होता है उसकी बातें विपक्ष को कड़वी लगती हैं, और जो विपक्ष में होता है उसको सत्ता की बातें बुरी लगती हैं। और ये एक दूसरे में होता रहता है। जैसे कभी अब नहीं होता, पहले भी था, पहले सिद्धांत के आधार पे विरोध होता था। जैसे यही आधार आया था तो मोदी जी विरोध कर रहे थे, ये आधार नहीं होना चाहिए, ये होगा वो होगा, लोगों की प्राइवेसी होगी। आज उसी को प्रमोट कर रहे हैं। जीएसटी का विरोध कर रहे थे, अब जीएसटी लगा के दबा के ले रहे हैं, हाँ? खुद ही लेके आ गया। तो कहने का मतलब जब आप सत्ता में होते तो बात दूसरी होती, विपक्ष में होते तो ये रहता कि हमको विरोध करना है। लेकिन पहले क्या होता, सिद्धांतों के आधार पर होता था विरोध में। हाँ। अब क्या होता, व्यक्तिगत हो जा रहा है, बस इतनी फर्क हो रहा है। तो अगर व्यक्तिगत आप बोल रहे हो वो गलत बात है, ठीक है। लेकिन अगर सामूहिक रूप से बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और सद्भावना पूर्वक बोल रहे हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो तो आप जानते हो ना। अब अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट को इधर से उधर किया गया, मैनिपुलेट किया गया है, तो आंकड़े हैं, आंकड़ों के आधार पर बोल रहे तो बात सच है। तो उसमें तो मानहानि नहीं हो सकती, ना निर्वाचन आयोग की होगी, ना मोदी जी की होगी, ना किसी की। अब वोट चोर गद्दी छोड़ या ना छोड़ कोई बात नहीं, है ना। तो कहने मतलब तथ्य के आधार पर। 7, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा प्राधिकार रखता हो जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त हो या अन्य व्यक्ति के साथ की गई विधिपूर्वक संविदा से उद्भूत हो, तो ऐसे विषयों के जिनमें की ऐसा विधि पूर्वक प्राधिकार संबंधी तो उस अन्य व्यक्ति के आचरण की सद्भाव पूर्वक की गई कोई परिनिंदा मानानी नहीं। ठीक है, अपने पार्टनर के बारे में कुछ बोल रहे हो, इट इज नॉट डिफेमेशन इन ए पर्सन हैविंग ओवर अनदर एनी authority either conferred by law or arising out of a law, full contract made with that other to pass in good faith any censure on the conduct of that other in matter to which such lawful authority relates। किसी साक्षी के आचरण की या न्यायालय के किसी अधिकारी के आचरण की सद्भाव पूर्वक परिनिंदा करने वाला कोई न्यायाधीश उन व्यक्तियों की जो उसके आदेश के अधीन है सद्भावना पूर्वक परिनिंदा करने वाला कोई विभागाध्यक्ष अन्य शिशुओं की उपस्थिति में किसी शिशु की करने वाला पिता माता विद्या जो तो ना जो जिसके अधीन होता है, वो अगर उसके बारे में कुछ बोल रहा है तो क्या माना नहीं हो जाती क्या? आप अपने बच्चे को बोलते बड़े गधे हो, बड़े नालायक हो, आप बेटा कहे कि मेरा पापा जी आपने सबके सामने बोल के मेरी बेइज्जती कर दी, आप मैं मानहानि का मुकदमा कर दूंगा जाकर। टीचर स्टूडेंट को बोल देता बड़े बदतमीज आदमी हो यार तुम, सार्वजनिक हो गया ना, हमें बदतमीज बोल दिया, मानहानि हो गई ना। लेकिन सद्भाव पूर्वक है और सबऑर्डिनेशन में तो नहीं होता है, ठीक है। न्यायाधीश अपने स्टाफ को बोलेंगे यार तुम लोग बड़े करप्ट हो, बताओ 10-10 रुपया ले ले तो मेरी बेइज्जती करवाते हो, तो आप बोलो क्या हो जाएगी, नहीं होगा। तो ये समथिंग टाइप में समझने वाली है, ठीक है। 8, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भाव पूर्वक लगाना जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय वस्तु के संबंध में विधिपूर्ण प्राधिकार
रखते हो तो मानहानि नहीं होगी, सास के सामने बहू की, बहू के सामने सास की, ठीक है। कोई शिकायत करना, कुछ भी करना, मानहानि, ठीक है। ठीक, हो जाएगी मानहानि। हाँ, ठीक है। किसी अन्य के सील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परंतु ये तब जबकि उसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए या लोक कल्याण के लिए वो लांछन सद्भावना पूर्वक लगाया गया है। कहा एक दुकानदार है, वो खासे जो उसके कारोबार का प्रबंध करता है, कहता है या को कुछ मत बेचना जब तक कि वो तुम्हें नगद धन ना दे दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है, ठीक है। यदि उसने यहाँ पर ये लांछन अपने हितों की संरक्षा के लिए सद्भावना पूर्वक लगाया तो का इस अपवाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये मतलब इसका मत समझना कि आप किसी के घर में जाते हो और वो अपने घर में आपको नहीं बैठाता है, या घर में जाते हो वो पर्दा खींच देता है, तो इसका मतलब ये ना समझ लेना कि आप बुरे चरित्र के हो, ठीक है, और जाके मानहानि का है। हो सकता है। कौन हो सकता है? हाँ, आप हो सकते हो। वो हो सकता है, क्योंकि पर्दा वही करता है जिसको खतरा होता है ना। बोलो। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमें अपना हित साधना है और हम अपने हित को साधने के लिए किसी व्यक्ति के बारे में, अपने नौकर को या अपने घर में किसी को सचेत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस व्यक्ति की नजरों में आपकी इज्जत को गिरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। देखिए अब नौकर सोचे, अरे ये इतने बड़े आदमी, ये तो ऐसे हैं। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने, ऑटो वाले जब पुलिस वाले चढ़ के जाते हैं ना, तो वो पैसा नहीं देते हैं अमूमन। पुलिस वाले ऑटो वालों को पैसा नहीं देते। तो अब मालिक ये कह देता किसी पुलिस वाले को तुम बैठाना नहीं, किसी पुलिस वाले को बैठाना नहीं, और बगल में पुलिस वाला खड़ा, उसने सुन लिया, तो क्या उसकी मानहानि हो जाएगी? बात समझ रहे हैं ना, उसकी मानहानि नहीं होगी पुलिस वाले की। तो नहीं देते तो बोल रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में भी मानहानि, ठीक। फिर जैसे पब्लिक इंटरेस्ट में होता है कि इस मोहल्ले में ज्यादातर चोर रहते हैं और इसकी निगरानी तगड़े से करना है तुमको। कोई अधिकारी अपने ऑफिसर को वही खड़े होके मोहल्ले में आदेश दे रहा है कि फला 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 घर में या इतने एरिया में तगड़ी निगरानी रखना, यहाँ पे चोर ज्यादा रहते हैं। तो क्या आप उस घर वाले, फला घर वाले जाके कह दे हमारी मानहानि कर दी आपने साहब, हम तो बड़े ईमानदार आदमी हैं, है ना? हर चमकती हुई चीज जो होती है वो हीरा नहीं होती। हर चमकदार चीज हीरा नहीं होती, सोना नहीं होती। चमकता कौन ज्यादा है? हीरा ज्यादा चमकता है, सोना? हीरा ज्यादा चमकता है। ठीक। विनीत, अगर तुमको 1 किलो सोना दे दिया तो क्या करोगे? लास्ट वाला देखो, ये एक्सेप्शन है, यानी इन सिचुएशन में दसों अपवाद को बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कभी कभी सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। पहले धारा 511 हुआ करता था, है ना? नहीं सॉरी, 499, 500, हाँ। 499 के अंतर्गत कितने अपवादों का वर्णन है। अब दे देगा 356, 356 के कितने अपवाद? 10, ठीक है, याद रखना। क्या हुआ?
नो, 9:15 हो गया। आज पुलिस वालों की क्लास खत्म हो गई है, कोई पुलिस वाला वेट नहीं करेगा, ठीक है। आ गए क्या पुलिस वाले? कोई नहीं है। पुलिस की क्लास समाप्त हो चुकी है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, भी थोड़ा बीएसए रहेगा तो कर लेते। कॉन्स्टिट्यूशन में आज थोड़ा से करेंगे, थोड़ी हाँ मंगाया है ना, हाँ अच्छी बात है। हाँ टिक नहीं करना है, टिक तो कर ही चुके हो ना। चलिए तो पहले वही काम कर लेते, थोड़ा रेस्ट लो, उसके बाद वही काम करते हैं। बीएसए करते हैं, बीएसए करते हैं, ठीक है। हाँ कभी भी ले लो, सब कोई दिक्कत नहीं। हाँ बहुत पहले करो। अभी भेज देंगे, कर लो। वे रेस्ट ले लो थोड़ा सा, उसके बाद शुरू करते, ठीक है। जल्दी आना, तुम लोग कहीं जाना नहीं। 5 मिनट बाद वेट, आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है।